हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सीसीआई एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर संडे को शाम 7 बजे मिलते हैं हम लोग एक लाइव सेशन के दौरान, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर से जुड़े हुए कुल 50 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि आज संडे है और समय हो चुका है शाम के 7 बजे का। तो यह जो टाइमिंग होता है वो हमारे चैनल पर एक लाइव सेशन का होता है। तो आप सभी जितने भी लोग इस लाइव सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक होगा इसके अंतर्गत कंप्यूटर से जुड़े हुए कुल 50 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड जितने भी कोर्स होते हैं उन सभी में ये सभी के सभी प्रश्न आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, इसको कहीं पर भी आप स्किप नहीं करिएगा और पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप बड़े आसानी के साथ इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप जितने भी लोग इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोग नीचे लाइव चैट वाले कमेंट सेक्शन के अंतर्गत जा करके और निरंतर सभी प्रश्नों का आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके भी बताते रहिएगा, जिससे कि मेरा और भी ढेर सारा कॉन्फिडेंस जो है आगे की तरफ बढ़े और साथ ही साथ आपकी जानकारियां कितनी बढ़ रही हैं इसका भी मुझे भरपूर पता चल सके। आप लोगों को एक बात खास बता दें कि जो पिछले 2 लाइव सेशन हुए थे उसमें जितने भी बच्चे हमारे इस लाइव सेशन के साथ जुड़े थे उन सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। कई सारे बच्चे तो 50 प्रश्नों में 45 प्लस जो है इसमें आंसर सही किया था, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। और आप लोगों का जो ग्रोथ है उसका जो परसेंटेज है इतना हाई रह रहा है कि इसको देख करके मुझे एक बहुत ही एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, जिससे कि मैं हर संडे को आप लोगों के बीच इन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों का सीरीज कंटिन्यू रख पा रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप इस सेशन के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है, आज खास बात आपको बता दें कि मैं इन सभी प्रश्नों पर कोशिश करूंगा कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है वो भी आपके साथ जरूर शेयर करें, ताकि आप जितने भी लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं केवल 50 ही प्रश्न आपके न तैयार हों, इनके अलावा आपके कम से कम 100 से 150 प्रश्न जो है इस वीडियो के अंत तक तैयार हो जाए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और नीचे लगातार मुझे कमेंट करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है एंकर टेक्स्ट, हाइपरलिंक, रेफरेंस यूआरएल या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपरलिंक। दोस्तों, हाइपरलिंक जो होता है वह किसी शब्द के साथ या फिर किसी सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम किया जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो में देख पा रहे होंगे तो यहां आप नीचे देख पा रहे होंगे कि हमने यहां पर फूटर के अंतर्गत जो ईमेल है और जो वेबसाइट है इसको यहां पर लिख रखा है। और डिफॉल्ट में जब कोई भी ईमेल एड्रेस या वेबसाइट लिखा जाता है तो वो डिफॉल्ट में हाइपरलिंक के जैसे लिंक के तौर पर हो जाता है। और जब आप किसी एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो वह जो है हाइपरलिंक के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हाइपरलिंक की कुछ और खास बात आपको बता दें तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ के होता है और इसका डिफॉल्ट कलर ब्लू, जबकि इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो कलर चेंज होता है वह पर्पल कलर में हो जाता है। दोस्तों, एक और खास बात आपको बता दें कि जब आप हाइपरलिंक पर माउस का पॉइंटर लेके जाते हैं तो आपका पॉइंटर अपने शेप को चेंज करके और एक हाथ के सिंबल के रूप में बन करके तैयार हो जाता है। तो ये रहे कुछ हाइपरलिंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही साथ यहां पर जो यूआरएल लिखा है इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। दोस्तों, बिल्कुल तैयार हो जाइएगा और जल्दी जल्दी मुझे इनका कमेंट करके भी लगातार बताते रहिए। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं आप सभी का कमेंट जो है वो जरूर आना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है वो है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। जी हां दोस्तों, इंटरनेट पर जो अपना सबसे पहला वेबसाइट बनाया था वह भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या फिर समाजवादी पार्टी। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहली बार इंटरनेट पर अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाने का काम किया था और इसको शॉर्ट फॉर्मेट में बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों तीसरा प्रश्न तो बहुत ही खास है और ये प्रश्न तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में हुई शिक्षक भर्ती 68,500 में बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से पूछा गया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या फिर बैनर पेज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन का बी, होम पेज। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज खुलता है उस वेबसाइट का उसे होम पेज कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि वेबसाइट जो होते हैं वो वेब पेज का कलेक्शन होता है जो कि ब्राउज़र के अंतर्गत यूआरएल बार में टाइप किया जाता है और कोई भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसी को होम पेज कहा जाता है। दोस्तों एक और ख़ास बात याद रखिएगा कि कोई भी वेब पेज जो है वो HTML भाषा में तैयार किया जाता है जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक और फैक्ट जो है याद रखिएगा जो बहुत पूछा जाता है कि वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वेब पेज जो होता है हमेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा होता है डायनामिक वेब पेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आपके इस कंट्री इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में, 9 अगस्त 1995 में, 8 अगस्त 1994 में या फिर 7 अगस्त 1996 में? तो दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1995। दोस्तों 15 अगस्त 1995 में इंडिया में सबसे पहली बार इंटरनेट की शुरुआत की गई थी और यह इंटरनेट की शुरुआत की थी VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी ने। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत शानदार प्रश्न है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, बिल गेट्स, टिमोथी बिल, रे टॉमलिंसन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो है इन्होंने ही सबसे पहली बार ईमेल भेजने का काम किया था। दोस्तों ईमेल के कुछ फैक्ट आपको बता दें, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसे सबसे पहली बार रे टॉमलिंसन ने भेजने का काम किया था और भेजने का जो सन है वो है 1971, जबकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा का ट्रांसमिशन 1969 में किया गया था और इसको किया था ARPANET ने, जिसका पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दोस्तों एक और खास प्रश्न आपको यहां पर मैं डिस्कस कर दूं कि ईमेल जो है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेल है यानी कि पत्र है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है, जबकि जीमेल जो है इसका प्रोवाइडर होता है जिसे गूगल मेल कहा जाता है। यानी यहां पर समझने वाली बात यह है कि जीमेल एक माध्यम है जिसके द्वारा आप ईमेल भेजने का काम करते हैं। तो यहां पर ईमेल जो होगा वो पत्र हो जाएगा और जीमेल जो है वो भेजने वाला यानी डाकिया हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? जी हां दोस्तों, भारत में दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन देखिए दिया है, सी ब्रेन, कोलंबस, मैक बग या फिर माइकल एंजेलो वायरस। तो चलिए जल्दी से इसका कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सी ब्रेन। दोस्तों सी ब्रेन जो है वो भारत में दिखाई देने वाला सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है। वायरस की कुछ फैक्ट आपको बताएं तो वायरस जो होते हैं वह कुछ ऐसे सेंसिटिव प्रोग्राम होते हैं या ये कह लीजिए कि कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के डेटा को पूरी तरह से ख़त्म करने का, नष्ट करने का काम करते हैं और इनसे बचने के लिए हम अपने कंप्यूटर में इनका एंटीडोज, एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कंप्यूटर के प्रोग्रामों में जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को बग कहा जाता है। बग यानी कि प्रोग्राम की गलती, और उन गलतियों को सही करना डिबगिंग कहलाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। दोस्तों ऑप्शन में यहां पर देखेंगे प्रश्न में कि आगे का कुछ हिस्सा खाली है और यहां आपको भरना है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जी हां दोस्तों, इंटरनेट का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन में दिया है TCP/IP, जावा, HTML या फिर फ्लैश। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
दोस्तों ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, क्योंकि इसमें केवल एक ही जो है वो यहाँ पर प्रोटोकॉल है, वो है TCP/IP। दोस्तों केवल यही यहाँ पर प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TCP/IP। दोनों का अगर पूरा नाम बताएं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जबकि जावा जो है और HTML कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जिसे हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। HTML का पूरा नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जबकि फ्लैश जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसे हम लोग पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, जिसे USB थंब ड्राइव या डाटा ट्रैवलर भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है केबल मॉडेम, वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर या फिर हाइपर टेक्स्ट व्यूअर। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र। दोस्तों वेब ब्राउज़र जो होता है यह वेब पर कोई भी सूचना देखने के लिए आपके पास एक तरीके का कंपलसरी पार्ट होता है। वेब ब्राउज़र की कुछ खास बातें आपको बता दें। वेब ब्राउज़र जो होते हैं ये कंप्यूटर इंटरनेट के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सर्च इंजन की हेल्प करते हैं किसी भी सर्वर से डेटा को रिसीव करने में। तो वेब ब्राउज़र का अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई यूज़र है तो वो जो वेब ब्राउज़र है उसका नाम है गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम को 2008 में बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों अंतरण यानी रिसीव करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है डाउनलोड, अपलोड, FTP या फिर JPEG। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डाउनलोड। दोस्तों जब हम लोग मेन सर्वर से यानी इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर की फाइल को किसी दूसरे फाइल में दूसरे कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं तो वह क्रिया जो है वो डाउनलोड कहलाती है। और डाउनलोड के अंतर्गत जो है हम आसानी के साथ एक कंप्यूटर की फाइल को अपने कंप्यूटर में रिसीव कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड और अपलोड में एक छोटा सा अंतर हम आपको बता दें, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुन लेंगे तो कभी लाइफ टाइम डाउनलोड और अपलोड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों जब हम सर्वर से किसी डेटा को अपने कंप्यूटर में रिसीव करते हैं तो वह कहलाता है डाउनलोड। यानी आप ऐसा इमेजिन करिए कि सर्वर सबसे ऊपर होता है और वहां ऊपर से डेटा आप अपने कंप्यूटर में जब ले आते हैं तो वो ऊपर से नीचे आता है, यानी डाउन के तरफ नीचे आता है, इसीलिए उसको डाउनलोड कहते हैं। और जब आपके कंप्यूटर का डेटा सर्वर पर आप रखते हैं तो सर्वर हमेशा ऊपर होता है और ऊपर जाने के लिए आपको अप का यूज करना है, यानी ऊपर जाना है। तो आपके कंप्यूटर के डेटा को जब आप सर्वर पे सेव करते हैं तो वो क्रिया अपलोड कहलाती है। यानी सर्वर से डेटा जब कंप्यूटर में आएगा तो वो डाउनलोड कहलाएगा, और आपके कंप्यूटर का डेटा जब सर्वर पर जाएगा तो उसे हम अपलोड कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर पूरा नाम भी आपको बता दें, FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जबकि JPEG एक इमेज एक्सटेंशन है और इसका पूरा नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? शब्द नहीं है कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन या फिर हाइपरलिंक। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड जो है एक ऐसी तकनीक है जो कि इंटरनेट से संबंधित नहीं है, कंप्यूटर से तो संबंधित है लेकिन यह इंटरनेट की शब्दावली नहीं है। जबकि लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन और हाइपरलिंक ये चारों के चारों नाम जो है वो इंटरनेट से संबंधित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन 10 का हो जाएगा ए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, बहुत शानदार प्रश्न है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी या 22 जनवरी? तो चलिए जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। जी हां दोस्तों, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत खास है। 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है निबल, बाइट, वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द, या फिर किलोबाइट। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
बाइट होगा। दोस्तों बाइट जो होता है ये 8 बीट के कलेक्शन को कहा जाता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं मेमोरी से रिलेटेड। दोस्तों आपको बता दें कि जो सबसे मेमोरी की छोटी इकाई होती है उसे बीट कहा जाता है और ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है और इसका पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। जबकि 4 बीट जब मिलते हैं तो एक निबल बनता है और 8 बीट मिलने पर एक बाइट बनता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 निबल इज इक्वल 1 बाइट, यानी 2 निबल्स 1 बाइट के बराबर होता है। इसके अलावा 1024 बाइट मिलकर के 1 किलो बाइट बनाते हैं। उसके बाद से किलो बाइट से बनता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट, गीगाबाइट से बनता है टेराबाइट, यानी MB, GB, TB। और सबसे बड़ी मेमोरी मेजरमेंट यूनिट अगर आपको बताएं तो उसका नाम है जियोबाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। 2 कंप्यूटर जिस रफ्तार पर डेटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, कम्युनिकेशन स्पीड या रेट, एक्सचेंज रेट, कंप्यूटर स्पीड या फिर कंप्यूटर रेट। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन स्पीड या रेट। दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, यानी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। तो यह जो है 2 कंप्यूटरों के बीच में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड कम्युनिकेशन स्पीड कहलाती है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोमेन नेम में व्यावसायिक संगठनों के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ध्यान से कॉमर्शियल जो संगठन है उनके लिए पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है .com, .net, .gov और .edu। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, .com। दोस्तों .com जो है एक ऐसा डोमेन है जो कि व्यावसायिक संगठनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर चारों अगर डोमेन की बात करें तो .com कॉमर्शियल सेक्टर के लिए, .net नेटवर्क सिस्टम के लिए, .gov गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और .edu जो है यह एजुकेशनल सेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। आईपी एड्रेस डॉट द्वारा अलग किए गए अंकों के हिस्से को क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आईपी एड्रेस में जो एड्रेस का हिस्सा होता है, जो डॉट के द्वारा अलग किए गए अंक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑक्टेट्स, ट्रिपल, क्वाड्रा या फिर सेप्टा। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्टेट। तो दोस्तों ऑक्टेट जो है यह आईपी एड्रेस के अंतर्गत जो भी अंक लिखे गए होते हैं वह जो है यहाँ पर आईपी एड्रेस का ऑक्टेट कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्टेट के आगे मैं एक एग्जांपल आपको आईपी एड्रेस का लिख करके यानी टाइप करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आईपी एड्रेस को आपको बता दें कि वह 0 से लेकर के और 255 अंकों के बीच में होता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक अंक जो है 0 से 255 के बीच में 3-3 अंकों का पेयर बना करके 4 अलग अलग अंक जो है मैं टाइप करूंगा जो कि एक आईपी एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पर हमने 124.2 यहाँ पर हम 73 लिखे थे, उसको हमने हटा दिया। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि जो 73 है ये 273 नहीं हो सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 255 तक ही हो सकता है। और उसके बाद से यहाँ पर कोई एक और संख्या आप टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर एक और संख्या आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ यह जो है एक तरह का आईपी एड्रेस हो सकता है जो कि IPv4 का एग्जाम्पल होगा। और यहाँ ये डॉट से अलग है, 3-3 अंकों का पेयर बना हुआ है, 4 अंक हैं और सभी अंक जो है वो 0 से लेकर के 255 के बीच के होते हैं। तो यह जो है प्रत्येक जो अंक है इन्हीं को ऑक्टेट कहा जाता है और ये आईपी एड्रेस में यूज़ किए जाते हैं। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है किस टेथरिंग में सबसे तेज डाटा ट्रांसमिशन होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टेथरिंग की बात हो रही है। किस टेथरिंग में सबसे तेज डाटा ट्रांसमिशन होता है? USB टेथरिंग, वाईफाई टेथरिंग, ब्लूटूथ टेथरिंग या फिर हॉटस्पॉट टेथरिंग। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, USB टेथरिंग। USB टेथरिंग जो होता है जब हम किसी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के माध्यम से
यूएसबी के द्वारा जोड़ने का काम करते हैं, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस केबल के द्वारा जोड़ने का काम करते हैं, तो वह क्रिया यूएसबी टेथरिंग कहलाती है। और आपको बता दें कि टेथरिंग जो होता है वो 3 टाइप का होता है। ये टेथरिंग के अंतर्गत हम लोग 3 तरह का टेथरिंग यूज़ करते हैं, और उसमें सबसे फास्टर जो डाटा ट्रांसमिशन करता है वो है यूएसबी टेथरिंग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, फाइबर ऑप्टिक एंड कोआक्सियल केबल कस्टमर के लोकेशन पर एक नोड से कनेक्ट होता है और जिसे क्या कहते हैं। बहुत शानदार सा प्रश्न है, बिल्कुल एक बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग। फाइबर ऑप्टिक एंड कोआक्सियल केबल कस्टमर के लोकेशन पर एक नोड से कनेक्ट होता है, उस नोड को क्या कहते हैं। केबल कनेक्शन, जॉइंट वायर, केबल ड्रॉप या फिर ड्रॉप नोड। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केबल ड्रॉप। केबल ड्रॉप जो होता है वह एक लोकेशन पर जो नोड से कनेक्ट होता है उसी को हम लोग केबल ड्रॉप कहते हैं, जो कि कंज्यूमर का यानी कस्टमर का लोकेशन दिखाने का काम करता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आईपी एड्रेस जो 32 बीट 4 नंबर्स द्वारा प्रदर्शित होता है उसके प्रत्येक नंबर को कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको आपको पूरी तरह से डिफाइन किया था, तो आई होप कि इसका आंसर अब तक तो आप लोग कंटिन्यू दे ही रहे हैं। बिल्कुल हाँ, इसका जो राइट आंसर है सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, वो है ऑप्शन बी, ऑक्टेट। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था। आपको बता दें कि जो IPv4 आईपी एड्रेस का जो वर्जन होता है वह 32 बीट का होता है। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। ये 4 अंकों में बटा होता है। प्रत्येक अंक जो है वो 0 से लेकर 255 के बीच में होते हैं, और ये सभी के सभी अंक जो है वो डॉट के द्वारा अलग होते हैं। तो ये प्रश्न जो है हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। थोड़ा सा अलग तरीके का यह प्रश्न है लेकिन नाम वही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, वेब सफरिंग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है। वेब सफरिंग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। टिम बर्नर्स-ली, मार्क वुड, मार्क मैकहेल या रे टॉमलिंसन। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क मैकहेल। मार्क मैकहेल ने ही सबसे पहली बार वेब सफरिंग शब्द का यहां पर यूज किया था। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और इस प्रश्न को तो बिल्कुल सभी लोग सही करिएगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ओएम या फिर माइक्रॉन्स। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन का डी, माइक्रॉन्स। माइक्रॉन्स में फाइबर ऑप्टिक केबल के व्यास को मापने का काम किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको तो जरूर आप लोग अपने मोबाइल में चेक करिएगा। IMEI नंबर देखने के लिए आप किस कोड का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में IMEI नंबर देखना चाहते हैं तो कौन सा कोड नीचे लिखा हुआ यूज़ करेंगे। *60# या $*60#, *#06# या #06#। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, *#06#। दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल के डायल पैड में चाहे तो वीडियो खत्म होने के बाद इसको जरूर डायल करके देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जब *#06# करेंगे और जैसे ही डायल करेंगे या फिर कई बार तो आप जैसे ही हैज़ बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो तुरंत आपके मोबाइल का IMEI नंबर आपके स्क्रीन पर दिखा देगा। दोस्तों IMEI का पूरा नाम आपको बता दें तो यह है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो कि हर मोबाइल का एक तरीके का पहचान होता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है। माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, एक्सप्लोरर या फिर नॉन ऑफ दीज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर के थ्रू आप आसानी से यह काम जो है वो बड़े इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, ईथरनेट केबल का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों ईथरनेट केबल का यूज़ कहाँ करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में या फिर नॉन ऑफ दीज। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए
दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों यहाँ पर बता दें, वाइड एरिया नेटवर्क को शॉर्ट फॉर्मेट में वैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मैन कहते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क को लैन कहते हैं। तो लैन, मैन, वैन इनका शॉर्ट नेम है। और ईथरनेट केबल के अंतर्गत यहाँ पर ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह सब ईथरनेट केबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। .gov.in डोमेन किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? इसको तो आप लोग अभी तक जरूर समझ गए होंगे, थोड़ी देर पहले इस प्रश्न के बारे में हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स, कंपनी, गवर्नमेंट या फिर नॉन ऑफ दीज? जल्दी बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा .gov का गवर्नमेंट। और .in जो लिखा हुआ है यह इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट हो जाएगी, यानी कि ये गवर्नमेंट की तो वेबसाइट होगी ही, साथ ही यह इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट हो जाएगी। तो .gov.in जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट हो जाएगी और यह उसका डोमेन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईपी एड्रेस देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आईपी एड्रेस अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखना चाहते हैं तो आप किस कमांड का यूज़ करने वाले हैं? तो यहाँ पर देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर कुछ सिंटेक्स लिखे हुए हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा सिंटेक्स आप आईपी एड्रेस देखने के लिए यूज़ करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, C:\\, यानी सी प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे आप IP configure/all। यहाँ पर कॉन्फ़िगर जो है आपको पूरा नहीं लिखना है, IP config/all लिख करके जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके कंप्यूटर पर आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस शो होने लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट का फोन बुक किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इंटरनेट का फोन बुक किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, TLD, DNS, UTS या फिर URL। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, TLD यानी टॉप लेवल डोमेन। जो टॉप लेवल डोमेन होता है वही इंटरनेट का फोन बुक होता है, क्योंकि जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं वही जो है अलग अलग तरीके के आपको डोमेन प्रोवाइड करते हैं और ये फोन बुक के जैसा होता है जिसमें कि आप अलग अलग तरीके का डोमेन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम चारों का फुल फॉर्म आपको बता दें तो TLD का पूरा नाम है टॉप लेवल डोमेन, DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम, UTS का पूरा नाम है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम और URL तो आप सब जानते ही हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आप बड़े ही शानदार स्टूडेंट हैं, तो आप सबको तो ये बिल्कुल पता ही होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। www का आविष्कार हुआ था? जी हाँ दोस्तों, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कहाँ हुआ था? कैलिफोर्निया अमेरिका, सर्न जेनेवा, वाशिंगटन DC या फिर स्वीडन? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्न जेनेवा। दोस्तों आपको बता दें कि www का आविष्कार भी टिम बर्नर्स-ली ने किया था और इसको बनाने का काम किया था सर्न जेनेवा में। और जेनेवा एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि जेनेवा को और किस चीज़ के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि www का आविष्कार हुआ था 1989 में, और सर्न जेनेवा जो है वो किसके लिए जाना जाता है, ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जेनेवा और किसके लिए फेमस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। OTP को बहुत सिक्योर पासवर्ड क्यों माना जाता है? ऑप्शन देखिए, हर बार अलग होता है, एक गोपनीय होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करिए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ यानी दोनों। एक तो OTP जो होता है हर बार अलग अलग आता है, और साथ ही साथ एक गोपनीय OTP होता है, यानी कि एक OTP एक व्यक्ति को केवल एक ही बार यूज़ कराया जाता है। OTP का पूरा नाम आपको बता दें, वन टाइम पासवर्ड होता है, इसे वन टाइम पिन के नाम से भी जाना जाता है, और यह पूरी तरह से डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। आपको एक और ख़ास बात बता दें कि अलग अलग जो प्रोवाइडर हैं, अलग अलग जो कंपनियाँ हैं, अलग अलग जो OTP प्रदान करने वाले प्रोवाइडर हैं, वो सब OTP के टाइमिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, अपने हिसाब से OTP के समय का निर्धारण करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यूनिक्स ओएस में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यूनिक्स ओएस की यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आप फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सा कमांड आप यूज करेंगे। आप देखिए, एमवी कमांड, सीपी कमांड, एलपी कमांड या फिर टीपी कमांड। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एलपी कमांड। एलपी कमांड जो है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आप अपनी फाइल को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर करके आजकल यूनिक्स और लिनक्स के अंतर्गत की कमांड भी जो है वो आपके ट्रिपल सी या ओ लेवल की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यूनिक्स और लिनक्स के भी कुछ कमांड्स को आप बड़े आसानी के साथ देखते रहिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2004, 5, 6 या फिर 10? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005। तो 2005 में सबसे पहली बार एनपीसीआई की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि आपके इस चैनल सीसीआई एजुकेशन नगरा पर हर संडे को इसी तरह से एक लाइव सेशन आता है जिसमें हम लोग ऐसे ही कंप्यूटर से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हर बार सीखते हैं। दोस्तों अगर आप उन पुराने वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके और ट्रिपल सी के एमसीक्यू वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन पुराने सभी वीडियोस को देख करके अपनी जानकारी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके इस चैनल पर शादी का कार्ड कैसे बनाएं यह वीडियो बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और वो 10,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियो पर आ चुके हैं और ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से ही है। आप लोगों ने जितना भी इस चैनल के साथ सहयोग किया है, जितना सपोर्ट किया है, वह यह चैनल बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ हो रहा है। तो आप लगातार इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके और अपना कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ आप लोग शेयर करिए इस सेशन को। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर्मूला इक्वल 25 स्लैश ब्रैकेट में 32 माइनस 16 इंटू 2 यहाँ ब्रैकेट क्लोज का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है और पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। 25 नोटा एरर डिवाइड 0 का एरर या फिर 0। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज़ डिवाइडेड स्लैश 0 और एक्सक्लेमेशन मार्क। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ जब इसको हम लोग फार्मूला को सॉल्व करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं ये सब 0 हो जाएगा और 0 को जब 25 से डिवाइड किया जाएगा तो एक्सेल यहाँ पर आपको एक डिवाइड स्लैश 0 का एरर जो है वो दे देगा कि यह 0 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर यह एरर जो है आपको शो होने लगेगा। दोस्तों एक्सेल के बहुत सारे फार्मूलाज भी अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की परीक्षा है, तो इनका भी वीडियोस मेरे चैनल पर बहुत ढेर सारा एक्सेल के प्लेलिस्ट में पड़ा है। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं? टैब सेटिंग, इंडेंट सेटिंग, पेज मार्जिन या ऑल ऑफ द एबव? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों आप ये तीनों का तीनों काम यानी टैब की सेटिंग भी कर सकते हैं, इंडेंट की भी सेटिंग और पेज मार्जिन की भी सेटिंग कर सकते हैं। आपको बता दें टैब बटन जो होता है यह पॉइंटर को यानी कि कर्सर जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में होते हैं इनको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। इंडेंट की संख्या 3 होती है जो कि हॉरिजॉन्टल रूलर पर दिखाई देता है, उसे लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट के नाम से जाना जाता है। जबकि पेज मार्जिन पेज पर और जो है हाशिए का काम करता है और ये 4 प्रकार के होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो ये तीनों का तीनों काम जो है वो आप बड़े आसानी के साथ रूलर से कर सकते हैं। रूलर की कुछ और खास बात बता दें तो रूलर 2 होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर, और इन्हें शो हाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर का हम लोग यूज़ करते हैं और साथ ही साथ व्यू मेन्यू के अंदर भी जा करके इनको हम शो हाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? जी हाँ दोस्तों, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड किसके द्वारा बनाया गया था? HP के द्वारा, सोनी, इंटेल या फिर IBM? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, IBM यानी
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा सबसे पहली बार डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को डिज़ाइन किया गया था। और एचपी का पूरा नाम आपको बता दें हैवलेट पैकर्ड होता है, और यह जो है तकनीक के सेक्टर में एक बहुत बड़ा ही ब्रांड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पर। लिनक्स में मैन किस उद्देश्य के लिए कमांड है, यानी कि लिनक्स के अंतर्गत man कमांड का आप क्यों यूज़ करते हैं? मैनुअल पेज के लिए, सर्च ऑल फाइल्स के लिए, लिस्ट ऑल फाइल्स के लिए, या डिलीट ऑल फाइल्स के लिए? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनुअल पेज। मैनुअल पेज के लिए आप man कमांड का यूज़ करते हैं लिनक्स ओएस के अंतर्गत। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, कोल्ड बूटिंग क्या होता है? रिस्टार्ट कंप्यूटर, स्टार्ट कंप्यूटर, शट डाउन कंप्यूटर, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों कोल्ड बूटिंग जो होता है इसको हम लोग स्टार्ट कंप्यूटर कहते हैं। बूटिंग के बारे में आपको बता दें तो बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग और सेकंड नाम है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग जो होता है इसे रीस्टार्ट कंप्यूटर कहा जाता है, जबकि कोल्ड बूटिंग को स्टार्ट कंप्यूटर कहलाता है। और बूटिंग करने के लिए रोम मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होता है। रोम का पूरा नाम है रीड ऑनली मेमोरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, बॉस का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। जल्दी से पढ़िए और नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है बी फॉर बॉस और बी फॉर राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बॉस का पूरा नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 नंबर, कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने का यानी कमेंट का ऑप्शन निम्न में से किस मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है? प्रश्न में ही इसका हिंट आपको मिल चुका है, इंसर्ट, व्यू, फॉर्मेट या फिर डाटा। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंसर्ट। प्रश्न में ही हमने कह दिया था कमेंट इंसर्ट करने का, तो इंसर्ट यानी जोड़ने से रिलेटेड जो कुछ भी बातें होंगी वो सब इंसर्ट मेन्यू से। दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको बता दें, इंसर्ट मेन्यू जो है इसमें चाहे कैल्क हो, राइटर हो या इंप्रेस हो, जो कुछ भी पेज पर या सीट पर या स्लाइड पर ऐड करना होता है तो हम इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करते हैं। पेज, सीट या स्लाइड पर अगर कुछ देखना होता है या छुपाना होता है तो व्यू मेन्यू का यूज़ करते हैं। और अगर पेज, सीट या स्लाइड पर कुछ चेंजिंग करनी होती है तो हम लोग फॉर्मेट मेन्यू का यूज़ करते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, बड़े आसानी के साथ एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री मरम्मत करना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बग की बात कर ही रहे थे और बग का क्वेश्चन भी आ गया कि सॉफ्टवेयर बग की फ्री में मरम्मत कराना, फ्री में मरम्मत करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्जन, एड ऑन्स, पैच या फिर ट्यूटोरियल? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा सी, पैच। किसी भी बग को सही करना, यानी अगर कोई स्टूडेंट जो है पढ़ाई सही से नहीं करता है और जब टीचर उसकी मरम्मत करता है तो वह क्रिया जो है यहाँ इंटरनेट की भाषा में क्या हो जाएगा? बग हो जाएगा। और उस बग को, गलती को पैच के द्वारा फ्री में मरम्मत किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। इंटरनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, सर्च इंजन्स, अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आपस में जुड़े हुए सारे नेटवर्कों का जो कनेक्शन होता है वही इंटरनेट कहलाता है। और इंटरनेट को अंतरजाल कहते हैं, जो पूरी दुनिया भर के सारे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। और पता है जोड़ने के लिए कौन सा केबल यूज़ करते हैं? जी हाँ दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक केबल। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से 3D का कौन सा मतलब है? जी हाँ दोस्तों, 3D का मतलब कौन सा है? हाइट है, मूवी है, डायमेंशन है या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स है? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायमेंशन। जी हाँ दोस्तों, 3D यानी 3 डायमेंशन, जिसे त्रिआयाम भी कहते हैं। और 3D में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ
मोटाई भी उस ऑब्जेक्ट का दिखाने का काम करता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही 50 प्रश्न कंप्लीट होंगे तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा बोनस क्वेश्चन भी तैयार किया हुआ है हमने, वो आपका इंतजार कर रहा है। उसका कमेंट तो मुझे जरूर करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? जी हाँ दोस्तों, शॉर्टकट की पूछा गया है। अल्ट F2, शिफ्ट F12, कंट्रोल F12 या फिर कंट्रोल F2। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 जब हम करते हैं तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर में टेबल इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। और एक और शानदार सी बात याद रखिएगा, जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपको डिफॉल्ट में 2 रो मिलते हैं और 2 कॉलम मिलता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेमेंट ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? सोना, चांदी, पीतल, प्लेटिनम। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिल्वर यानी चांदी। पेमेंट ऐप पेटीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म सिल्वर लॉन्च किया है, जिसे हिंदी में चांदी कहते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? जी हाँ दोस्तों, कैश मेमोरी जो है वो किसके बीच में कार्य करता है? सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में, रैम और रोम के बीच में, या फिर ऑल ऑफ दीज? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू और रैम के बीच में। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम है रीड ऑनली मेमोरी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों कैश मेमोरी का एक और फैक्ट आपको बता दें, कैश मेमोरी जो होता है वो L1, L2, L3 के रूप में होता है, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 44 नंबर का क्वेश्चन है, मैसेंजर किससे संबंधित है? इंटरनल मैसेजिंग, सोशल मैसेजिंग, नेटवर्किंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, या फिर नॉन ऑफ दीज? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। मैसेंजर जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग से संबंधित है, यानी कि तुरंत मैसेज करने के लिए हम लोगों को मैसेंजर का यूज़ करना होता है। और अगर आप फेसबुक पर अपनी एक आईडी क्रिएट किए होंगे और फेसबुक चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर चैटिंग के लिए आपको मैसेंजर ऐप की मदद लेनी पड़ती है, जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के तौर पर यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर या ऐप है व्हाट्सएप, जिसे जॉन कूम ने बनाया है 2009 में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी कहां पर स्टोर किया जाता है? बैंक अकाउंट में, ई वॉलेट में, क्रिप्टो वॉलेट में, या एट होम, घर पे? कौन सा आंसर होगा दोस्तों? यहां पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्टो वॉलेट में। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसियां जितनी भी होती हैं उन सबको क्रिप्टो वॉलेट में रखा जाता है। और क्रिप्टो करेंसी की जो सबसे फेमस करेंसी है उसका नाम है बिटकॉइन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी नेटवर्क को बेहतर बनाती है। किस नेटवर्क को बेहतर बनाती है भैया? परफॉर्मेंस को, रिलायबिलिटी को, सिक्योरिटी को, या फिर लॉन्गेविटी को? तो यहां पर चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से रिलेटेड इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब डेटा को वास्तविक डेटा के रूप में ना करके कोडिंग के रूप में जब कहीं सेंड किया जाता है तो वह ही क्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है। और इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना यानी कि कोडिंग को डिकोड करना ही डिस्क्रिप्शन कहलाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों सेल की चौड़ाई कम करना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो से, अल्ट के साथ लेफ्ट एरो से, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो से, या कंट्रोल के साथ राइट एरो से? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, अल्ट के साथ लेफ्ट एरो। अल्ट के साथ जब आप लेफ्ट एरो बटन प्रेस करते हैं तो कैल्क में जो सेल की चौड़ाई होती है वह कम होती है। दोस्तों एक खास बात याद रखिएगा, कई बार मैं पढ़ाते हुए आप लोगों को बताया भी हूं कि सेल जो होता है वो रो और कॉलम का मिला जुला भाग होता है, जिसमें कि कॉलम की चौड़ाई को कम अथवा ज़्यादा किया जाता है, जबकि रो की हाइट को
कम अथवा ज़्यादा किया जाता है, यानी कि कॉलम की विड्थ और रो की हाइट और सेल का रो एंड हाइट बोथ। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, बैंक को इंटरनेट से जोड़ने की प्रक्रिया कब हुई थी? 1990 में, 1994 में, 1996 में या फिर 2000 में? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1996 में। 1996 में जो है बैंक को इंटरनेट से जोड़ने का काम किया गया है और अब तो बैंकों की लगभग सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो इंटरनेट के द्वारा ही की जाती है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्नलिखित में से पोस्ट इन्फो ऐप किस विभाग से संबंधित है? पोस्ट ऑफिस से, रेलवे से, इंटरनेट से या फिर बैंकिंग से? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो है वो पोस्ट इन्फो ऐप है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट पे यानी 50 पे। लिनक्स ओएस में फोल्डर और फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है मूव, cd, कॉपी या फिर mv। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा mv कमांड। mv कमांड का यूज़ करके किसी भी फोल्डर अथवा फाइल के नाम को बदलने का काम लिनक्स ओएस में आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। अब बारी आ गई है बोनस क्वेश्चन की। बिल्कुल तैयार हो जाइए और इसका कमेंट करके मुझे ज़रूर आंसर, जितने भी लोग हैं सब लोग बताएंगे। विंडोज़ 10 में विंडोज़ आई शॉर्टकट की से क्या होता है? दोस्तों विंडोज़ 10 के अंतर्गत विंडोज़ आई जब शॉर्टकट बटन आप प्रेस करेंगे क्या होगा? फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा, रीस्टार्ट होगा, ब्राउज़र ओपन होगा या फिर सेटिंग का आइकन यानी सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। तो इसका कमेंट जो है मुझे ज़रूर नीचे, जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं वो सब लोग मुझे बताएंगे। जितने भी बच्चे इस सेशन को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं, वीडियो छोड़ के जाने के पहले एक बार ज़रूर इसको लाइक करिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। सारे ग्रुप जितने भी आपने व्हाट्सअप वगैरह में या फेसबुक वगैरह में बनाया है उसमें इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस सेशन के साथ जुड़ें और हर रविवार को शाम 7 बजे हम लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आप जितने भी लोग इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने आज के इस सेशन में बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने इसमें कमेंट किया है। तो जितने भी लोग इस सेशन को देखे हुए हैं वो लोग हमेशा हर संडे को शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़िए, इसको याद रखिए और हमेशा इस समय पर आ जाया करिए। आशा करते हैं हमारा यह पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, गुड नाइट।